गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम ऑलरेडी मीनिंग्स ऑफ द प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट्स पढ़ चुके हैं, ऑल्सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। फ्यूल्स की थ्योरीज़ में जो 14 प्रिंसिपल्स आपको दिए थे वो हम स्टडी कर चुके हैं। टेलर्स की साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। मीनिंग हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगर मीनिंग आती है तो आप इस तरीके से अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। आंसर शीट को जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे उतनी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगेगी और उतने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, इसके बेस पे किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑफकोर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के वो केस स्टडीज़ में क्वेश्चंस पूछते हैं। केस स्टडीज़ लाइक कि आपसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। आपको क्वेश्चंस में ये नहीं देंगे कि राइट द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चंस वो आपसे नहीं कहेंगे, बल्कि आपको वो इनडायरेक्ट वे में प्रॉपर एक केस दे देंगे, फिर वो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। तो आपको अगर आप हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। जर्नल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड बिहेवियरल नेचर, फ्लेक्सिबल्स एंड फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, हम ये सब फीचर्स स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज पढ़ी थी, मीटिंग चेंजिंग इन एनवायरनमेंट पढ़ा था, साइंटिफिक डिसीजंस, प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द मैनेजर एंड ऑल्सो हमने ये वाला फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। यहाँ पे हेनरी फ्यूल्स के बारे में दे रखा है इस तरीके से। अगर आप अपने क्वेश्चंस आंसर लिखने से पहले इस तरीके से आप थोड़ा सा हेनरी फ्यूल के बारे में लिखोगे तो आपकी जो आंसर शीट है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। उसके बाद हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने डिविजन्स ऑफ वर्क पढ़ा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ द कमांड हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टडीज़ कर रहे थे आगे के कुछ और प्रिंसिपल्स, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन टू पर्सन, इनिशिएटिव एंड सबॉर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पे बेस्ड था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर चेन, कि स्केलर चेन्स और गैंग प्लैंक किस तरीके से डिफरेंट है, क्या डिफ्रेंशिएट है दोनों में, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और प्रिंसिपल्स पढ़े थे किसके, हेनरी फ्यूल्स के, जिसमें सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल्स टू ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। all 14 principles are very important, but you can modify according to need of the organizations and the employees. Stability of the tenure of the personnel, unity of the equities and split crops, ये हर एक फीचर्स हम स्टडी कर चुके हैं, हर एक प्रिंसिपल हम स्टडी कर चुके हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया है। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द FT टेलर द 4 प्रिंसिपल, यानी कि FT टेलर्स के जो हैं 14 प्रिंसिपल्स, 14 नहीं है यहाँ पे, 4 प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि FT टेलर्स का जो थोड़ा सा उनके बारे में आपको बुक में दे रखा है, तो उससे आप जो है स्टडी कर लेना, उसको थोड़ा सा याद कर लेना, और एग्ज़ाम को अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे ना, तो एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, जिसकी वजह से आपको ना मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो आप अपने आंसर शीट को जितना रिप्रेजेंटिव करेंगे, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे लगेंगे। उसके बाद 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पहले हम बात कर लेते हैं, द साइंस इज़ नॉट द रूल ऑफ थंब। जो टेलर होते हैं वो बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंटिफिकली बेस्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? साइंटिफिकली बेस्ड होने चाहिए, यानी हर एक चीज़ पर आप जो है रिसर्च करोगे, उसको अप्लाई करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फिर अकॉर्डिंगली उसका प्रॉपर उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आप उसका रिज़ल्ट देखो किस तरीके से रिज़ल्ट आया, एंड देन आप उस
प्रिंसिपल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करो। कोई भी किसी भी तरीके का आपने प्रिंसिपल विदाउट साइंटिफिकली कोई भी प्रिंसिपल आप उठाओ अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लगा नहीं सकते हो। कोई भी ऐसे ही प्रिंसिपल अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लगाते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को मदद नहीं करेगा ग्रो करने में, बल्कि जो टेलर होते हैं वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ साइंटिफिकली बेस्ड होनी चाहिए। अगर आपको किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है तो उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करो, हर एक एम्प्लॉइज़ को के साथ उसको प्रॉपरली एनालाइज करो और फिर रिज़ल्ट देखो, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसको बनाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इस काम को करने में इतने मिनट लगेंगे तो आपको उस काम को प्रॉपर उतना टाइम दे दो हर एम्प्लॉइज़ को कि हाँ भाई इस काम को करने में आपको 10 मिनट्स लगेंगे, 15 मिनट्स लगेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हो आप प्रॉपर एनालाइज करो, उसका रिज़ल्ट देखो, फिर एट द एंड आप जो है डिसीजंस लो कि क्या है, कैसे है और क्यों है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, ये आपका हो गया पहला फीचर्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सेकंड फीचर, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ द टेलर इज़ हार्मनी इज़ नॉट द डिस्कार्ड। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है हार्मनी होनी चाहिए, किसी भी तरीके को डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। हार्मनी मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलजुल के काम करे। ऐसा नहीं हो कि हर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने गोल्स को लेके या इंडिविजुअल गोल्स पे वो ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, या फिर जो बॉस है वो एम्प्लॉयज़ की नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हार्मनी क्रिएट नहीं करेगा। तो हार्मनी को आपको क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स इजीली अचीव हो जाएं। उसके बाद होता है कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कॉर्पोरेशंस ऑफ द इंडिविजुअलिज्म्स का मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर एक एम्प्लॉयज़ को आपको कॉपरेट करना है, मोटिवेट करना है, उनके इनके व्यूज़, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वैल्यू देनी है ताकि वो मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, उनकी नीड्स को, वो कितना उनको ज़रूरत है, उनके हर एक ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, तभी जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव होंगे। कॉर्पोरेशन इज़ नॉट इंडिविजुअल्स मीन्स कि ऐसा आपको सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने अपना अपना देखा, ठीक है, आपने अपना अपना देखा कि लाइक ऐसा होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो बॉस होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें एक नेगेटिविटी होती है एक अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ के माइंड में भी नेगेटिविटी होती है अपने बॉस को लेके। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको आपको जो है ख़त्म करना है, इसको कॉर्पोरेट करना है। आई कैसे कॉर्पोरेट कर सकते हो? जब आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचोगे। आप पॉजिटिव चीज़ें डेवलप कब होंगी? जब आप उनके बारे में सोचोगे, उनको फैसिलिटीज़ दोगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी फैसिलिटीज़ जब एक एम्प्लॉयज़ को मिलेंगी तो वो पॉजिटिव थिंकिंग एक बॉस को लेके उनके माइंड में कहीं ना कहीं बन जाएगी, जिसकी वजह से जो है दोनों आपस में सभी जो है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन बना रहेगा और कोई भी जो है डायरेक्शन से जो है कह सकते हैं भटकेगा नहीं, कोई भी डायरेक्शन से भटकेगा नहीं, सभी एक ही गोल्स की तरफ वर्क करेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस का गोल अचीव होगा तभी हर एक इंडिविजुअल का गोल्स अचीव होगा, ग्रुप गोल्स अचीव होंगे जब हर कोई एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में काम करेगा। उसके बाद आता है द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स ऑफ देयर इज़ ग्रेटेड एफिशिएंसी। अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर 100% दें एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो टाइम टू टाइम आप उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ ताकि वो कुछ ना कुछ सीख सकें। कोई भी ऐसी ट्रेनिंग उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ ताकि वो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ से अपडेट रहें। न्यू स्किल्स जो उनके अंदर अगर आप उनको ट्रेनिंग दोगे तो न्यू स्किल्स डेवलप होंगी। इन फ्यूचर्स के लिए आपको उनको कैसे रेडी करना है ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे। कुछ ऐसी स्किल्स हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बट वो फ्यूचर में हेल्पफुल होती हैं, फ्यूचर्स में हेल्पफुल
हैं तो उनके लिए जो है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो फ्यूचर में भी उनके वो स्किल्स जो है काम आ सके। तो इस तरीके से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोचना है और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हो एक ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करे। और कैसे ग्रो करे, स्मूथली ग्रो करे। और साथ में क्या हो बेटे, एक ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रॉफिट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, बिकॉज़ हमारा मकसद होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम हर एक प्रिंसिपल्स, हर एक चीज़ को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करेंगे, हर एक चीज़ को कंट्रोल, हर एक चीज़ पे जब आपकी एक अच्छी कमांड होगी ना बेटे, जब आपकी अच्छी कमांड होगी ना हर एक चीज़ पे, सो यू हैव टू अर्न अ लॉट्स ऑफ प्रॉफिट इन योर ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल्सो आपका ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करेगा। मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बहुत है, लेकिन आप कैसे सक्सेस होगे, जब आप ऑनेस्ट होगे। कैसे सक्सेस होगे, जब आप इस प्रिंसिपल्स को, 14 प्रिंसिपल्स को, इन सब को आप फॉलो करोगे। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हो नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस या एम्प्लॉयज़ के नीड्स के अकॉर्डिंगली, बट फॉलो अगर आप करते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद ये जो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये आपका आज के लिए बस इतना ही। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिए FT टेलर्स के। बाकी की वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अबाउट टू दिस चैप्टर। जो भी टॉपिक आपके रिमेनिंग बचे हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप रेगुलरली पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम दूर नहीं है और एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, तो रेगुलरली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।